everyone, this is CSCS Tejas Kataria with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस का जो भी पहला यूनिट है, पब्लिक फाइनेंस का जो पहला यूनिट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वो सारे स्टूडेंट देख सकते हैं जो कि शायद पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। ये अमेंडेड पार्ट है, मतलब जो नया पार्ट पूरा आया हुआ है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका वन ऑफ द चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस, जो कि इंपॉर्टेंट भी है एंड कई स्टूडेंट को शायद थोड़ा सा एक्चुअल में शायद ऐसा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, डिफिकल्ट तो नहीं बट कॉम्प्लेक्स लग सकता है। बट लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक जो कि अमेंडेड पार्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो इस चैप्टर से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और बहुत बार आपको ऐसा लगेगा जो आपने बिजनेस साइकिल में सीखा है वो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो इतना लोड सच कुछ है नहीं इस चैप्टर का। अब वो जो पहली बार देख रहे हैं वो भी इस पर्टिकुलर जो भी वीडियो है उसको देख सकते हैं। जो भी पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं शायद एज अ फास्ट ट्रैक पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं और जो रिवीजन वाले लोग हैं वो भी देख सकते हैं। अब ये कैसे वो समझो। पहला तो वो लोग कि जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या जो पूरा स्टार्ट से जिनको ये चैप्टर पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो लोग इसलिए देखें बिकॉज मैं हर एक वर्ड को या पूरा मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो मैंने ये 1 2 3 पैराग्राफ है, उन 1 2 3 पैराग्राफ को एक चार्ट में डाल दिया कि सिर्फ इतना देखो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो लोगों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है और उन लोगों के लिए जो शायद मे बी एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिर्फ दोबारा देख रहे हैं तो आपको अलग तरीके से भी समझने मिलेगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो हम लोग क्यों पढ़े। दूसरी बात, जो रिवीजन वाले हैं बस इसको डबल स्पीड पे देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तीसरी बात, अंडरस्टैंड इसमें मैं पूरे चैप्टर में जो जो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिस पर एग्जामिनेशन में सिर्फ स्टेटमेंट चुनकर क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब सीधा वो स्टेटमेंट डाल देंगे, अब फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एबीसीडी में से क्या सही जवाब है। वो जो कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से या इस यूनिट में से निकल सकते हैं, मैं ओवर दिस पर्टिकुलर यूनिट में पूरा आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से स्टेटमेंट है जिस पर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स करके। मतलब उस पर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, वो डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक कर देंगे, फिर आपको सोचना पड़ेगा यार फिल इन द ब्लैंक एग्जैक्टली था क्या। तो इसीलिए कौन कौन से ऐसे लाइंस हो सकते हैं उस पर भी मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। सबसे पहला तो पब्लिक फाइनेंस का पहला जो यूनिट है वो है फिस्कल फंक्शन एंड ओवरव्यू सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। नाउ अंडरस्टैंड पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या है। बेसिकली लोगों को लेकर जो पैसे का जो लेन देन होता है या जो पैसा इधर से उधर घुमाया जा रहा है, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो सारा गवर्नमेंट करता है। तो वो जो पब्लिक को लेकर जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उसके बारे में ये पूरा डिस्कशन करेगा, जिसमें से पहला फंक्शन इज फिस्कल फंक्शन। बेसिकली फिस्कल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज आप लोगों ने सीखा होगा दो तरीके की पॉलिसीज होती है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी मतलब यूजुअली जो आरबीआई सारे पॉलिसीज जो मतलब रेगुलेट करता है या आरबीआई सारे पॉलिसीज जो है वो बनाता है, कंट्रोल करता है, एंड फिस्कल इज समथिंग जो गवर्नमेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट किस तरीके से सारा कंट्रोल रखता है उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, फिस्कल में सिर्फ दो चीजें आती है, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को आने वाला पैसा और गवर्नमेंट से जाने वाला पैसा, उससे रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है इस पूरे चैप्टर में। तो उसको लेकर जो सेंटर जो भी है, सेंटर से स्टेट फाइनेंस मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से फाइनेंस करता है। अब इसको लेकर दो हिस्सों में बटेगा ये। एक होगा जो कि बेसिक्स होगा या मिसलेनियस, यू कैन कॉल इट एज मिसलेनियस, जो आपको एंड में आएगा, और बेसिक्स जो आपको स्टार्टिंग में आएगा। तो ये एंड और स्टार्ट का एक पार्ट होगा और एक होगा जो कि इन फंक्शंस पर बेस्ड होगा। ये तीन फंक्शंस होते हैं जो पब्लिक फाइनेंस में ध्यान रखने पड़ते हैं, अलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजिंग फंक्शन। ये तीन डिटेल में आपको डिस्कशन में लेने हैं। बस इतना ही है इस चैप्टर में, बाकी कुछ भी नहीं। मुश्किल से 15 पन्नों का चैप्टर। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस दिन मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स। लेट्स सी कितना टाइम लेता है, बट हाँ 40 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस। अब सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स होने वाला स्टेटमेंट है वो ये है, द प्राइमरी गोल ऑफ द स्टेट इज टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब देखो आपके लिए कहाँ कहाँ फिल इन द ब्लैंक हो सकता है। एक तो स्टेट, ठीक है, प्राइमरी गोल ऑफ डैश इज द वेलफेयर, तो आपको पहले तो ये समझना है स्टेट। दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे, तो ये लाइन जो भी है इसको हाईलाइट करके रखना, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सीधा फिल इन द ब्लैंक्स करके। दूसरी बात, अब इसके अलावा उन्होंने क्या क्या समझाया है, तो पहले समझो क्या होता है।
गवर्नमेंट के पास इनकम आता है, ठीक है, या रेवेन्यू, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको खर्चा करने के लिए वो जरिए ढूंढते हैं कि इधर स्पेंड करना है, उधर स्पेंड करना है, कहाँ से कैसे क्या। और उसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज पर जो स्पेंड करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड करते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए वो उनको कई बार पैसा बोरो करना पड़ता है। इंडिया का गवर्नमेंट तो बोरो करता ही करता है, तो इसलिए वो पैसा बोरो करते हैं। तो हमारा रेवेन्यू या इनकम सफिशिएंट नहीं है टू स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए मनी बोरो किया जाता है। अब ये जो मनी बोरो किया है, इसका इस्तेमाल तो करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और इन सबको एडमिनिस्टर करने के लिए आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कैसे रन करता है। तो सबसे पहले तो इनकम कमाएगा, फिर स्पेंड करेगा, ये सारी चीजों को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना लंबा जो लिखा हुआ है, उसको मैंने सिंप्लीफाई वे में आपको समझा दिया कि आपको क्या समझना है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है पैसा कलेक्ट करेगा, इनकम होगा, या रेवेन्यू होगा, यू कैन कॉल इट एज। उसके बाद वो स्पेंड करेगा, वो स्पेंड करेगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर भी स्पेंड करता है, गवर्नमेंट भी स्पेंड करता है, तो गवर्नमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंड करेगा, पैसा सफिशिएंट नहीं इसलिए बोरो करेगा। पैसा आया है तो पीपल पर एंड प्रॉपर्टी पर, टू पीस पर आप पैसा लगाओगे, एक तो लोगों पे लगाओगे या तो प्रॉपर्टीज पर पैसा लगाओगे, और उसको सब ये सारे कांड को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो ये सारा क्या बोल सकते हो आप, इस तरीके से पूरा फंक्शनिंग होगा, किसका, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग होगा। अब इस गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में कुछ गोल्स होंगे गवर्नमेंट के, जिसमें से देखो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स पे पहले बात करेंगे। एक्चुअली दो गोल्स होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो में आते हैं अलोकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो पहले दो फंक्शंस हमने देखे थे ना यहाँ के, ये जो दो फंक्शंस है, ये पहला और ये दूसरा, ये एक्चुअली माइक्रो फंक्शंस होते हैं, और ये स्टेबलाइजिंग फंक्शंस ये मैक्रो फंक्शन होता है। तो स्टेबलाइजिंग पहले मैं मैक्रो की बात करूंगी, बिकॉज ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर आता है, तो पहले मैं मैक्रो की बात करूंगी, उसके बाद मैं माइक्रो पे जाऊंगी। तो मैक्रो में जो भी मैं बताने वाली हूँ अभी, वही सारी चीजें वापस से आगे जाके रिपीट होने वाली, तो एक ही बार में समझ लो ताकि आगे भी आपको फायदा हो जाए। तो सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स जिसके बारे में बात करता है, वो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बात कर रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ किसके बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बात कर रहा है जीडीपी के बारे में। नाउ अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है ओनली नंबर्स में कितना आप आगे जा रहे हो, एंड अगर आप बात करते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो आप ये देखते हो कि किस तरीके से पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, पूरा किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। मतलब लोगों के पास कितना पैसा है, हर एक पर कैपिटा इनकम कितना है, सबको सारी चीजें मिल रही है नहीं मिल रही है, सारे लोग डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो देखा जाता है डेवलपमेंट में। हाउएवर जो ग्रोथ वाला पार्ट होता है, ग्रोथ वाले पार्ट पे सिर्फ इतना देखा जाता है कि नंबर्स जो है जीडीपी के, वो हमारे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री बन रहे हैं, इंडिया के नंबर 1 कंट्री बन रहे हैं वर्ल्ड की। तो इस तरीके से जो स्टैटिस्टिकल जो नंबर्स में देखा जाएगा, वो होगा ग्रोथ। तो हमने क्या समझा है, मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स में सबसे पहला गोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, कि आपका जो जीडीपी होगा, आपका जो इंडिया का जो जीडीपी होगा, उसका जो ग्रोथ होगा, दैट हैज टू बी मोर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विसेज, कितना इंडियन इकोनॉमी के, या जो भी डिसाइडेड टेरिटरी होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी जिसे हम बोलते हैं, उसमें कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। तो कितने गुड्स एंड सर्विसेज आपके प्रोडक्शन हो रहे हैं एज कंपेयर टू कितने ग्रोथ से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर ये ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू जीडीपी, दैट मीन्स हम अच्छे लेवल पर नहीं है, पॉपुलेशन मतलब आधे से ज्यादा लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रहे। इसीलिए बोला जाता है जिस रेट से आपका जीडीपी बढ़ेगा, उसके कंपैरिजन से आपका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो रेट होगा, वो कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी जाकर सारे लोग क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर वाइस वर्सा होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होगा, जो कि इंडिया में हो रहा है इस वक्त। तो पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा पॉइंट होता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, कि जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, उतना लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा। अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा, तो उनकी परचेसिंग पावर ज्यादा। परचेसिंग पावर ज्यादा यानी कि डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे यानी कि ये आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, आउटपुट ज्यादा होगा। और अगर आउटपुट ज्यादा है, अगर आउटपुट आपका ज्यादा है, देन दैट मीन्स इकोनॉमी में क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल
साइकिल है। तो पहले तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसके बाद आपका ग्रोथ होगा। तो अगर ये इनकम ज्यादा है अगर, तो ही आपका आउटपुट भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर पूरे सोसाइटी का एज अ लॉस होगा। सोसाइटी का लॉस मतलब ऐसा नहीं कि जिसको नहीं गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे सिर्फ उसी का लॉस है, या जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं सिर्फ उसी का लॉस है। एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी आपका लॉस इसीलिए है बिकॉज सपोज मान लो जो बंदा सपोज कोई बिलो पॉवर्टी लाइन वाला बंदा है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कर सकता था, लेकिन उसने डिमांड नहीं किया। अगर वो डिमांड नहीं करेगा बिकॉज उसके पास इनकम नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेगा। अगर उसने डिमांड नहीं किया तो जो वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर सकते थे आपने नहीं करे। एज अ कंट्री आपने नहीं करा, आपने नहीं करा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा, दैट मीन्स जीडीपी आपका नहीं बढ़ेगा। इसीलिए एज अ सोसाइटी ये एक बहुत बड़ा लॉस है, ये उनको बोलना है। एंड तीसरा जो मेन जो पॉइंट है, गोल है, वो है प्राइस लेवल्स, दैट इज इन्फ्लेशन, जिसे आप लोग बोलते हो। नाउ अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन द प्राइस, जो कि यूजुअली बच्चे को लगता है इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन द प्राइस, और डिफ्लेशन मतलब डिक्रीज इन द प्राइस। दैट्स रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल जो कंटिन्यूस बेसिस पर बढ़ता है धीरे धीरे, दैट इज इन्फ्लेशन। एंड डिफ्लेशन का मतलब होता है जो जनरल प्राइस लेवल्स गिरते हैं। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है वो पहले तो समझो, रादर देन अंडरस्टैंडिंग ओनली एक गुड्स के प्राइस के इंक्रीज की बात नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन है तो फोन के प्राइसेस बढ़ने की बात नहीं कर रहे, या पेन है इसके प्राइसेस, या लैपटॉप है उसके प्राइसेस सिर्फ बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते। जनरल प्राइस लेवल काइंड ऑफ एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे आपका सेंसेक्स या निफ्टी होता है ना जो ऊपर नीचे होता रहता है, वैसा ही एक जनरल प्राइस लेवल काइंड ऑफ एक इंडेक्स नंबर है। अगर वो बढ़ रहा है दैट मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया है। तो अगर इन्फ्लेशन हुआ दैट मीन्स लोगों के हाथों में जो रियल इनकम है वो गिरेगा। अगर रियल इनकम गिरा तो परचेसिंग पावर भी गिरेगा। अगर परचेसिंग पावर गिरा तो डिमांड घटेगा। डिमांड नहीं है इकोनॉमी में तो डिमांड नहीं है तो लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं वापस से एम्प्लॉयमेंट नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है दैट मीन्स इकोनॉमी में क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ विशियस साइकिल जो आपने बिजनेस साइकिल में भी देखा है, वही वापस से रिपीट होगा। तो ये मेन बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स माने गए हैं। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स है ये क्यों हुए हैं? जस्ट बिकॉज आपके पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड है। रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी फेस्ड फोर क्वेश्चंस। व्हाट आर दीस फोर सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चंस? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड जो प्रोविजन करना है आपको रिसोर्सेज का फ्यूचर जनरेशन के लिए वो। अब इनमें क्या होता है, इनमें आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है इकोनॉमिक रिसोर्सेस लिमिटेड होने की वजह से, और जिसके लिए आपके पास है इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है आपका, सोशलिस्ट है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो आपको एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि क्या, बाय विच अ सोसाइटी दैट इज हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, वो लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करके। हाउस होल्ड कैसे लेगा कि मेरे पास 1,000 रुपए तो मैंने कहाँ लगाने हैं, मैंने मे बी मूवी देखने जाना है या खाने पे उड़ाना है। या फिर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सोचेगा कि रोड बनाए या डैम बनाए। या फिर कोई बिजनेस पर्सन है ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाए या दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए लगाए। तो इस तरीके से आपके पास जो रिसोर्सेस है उनको अलोकेट करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और इन 4 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। दैट इज नथिंग बट व्हाट, इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडम स्मिथ का जो रोल था, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि स्मिथ बिलीव दैट द गवर्नमेंट रोल इन द सोसाइटी शुड बी लिमिटेड। मतलब क्या कि भाई देखो आप क्या है, सोशलिस्ट में क्या होता है ना, गवर्नमेंट बोले सो कायदा होता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट में माय बिजनेस इज माय बिजनेस, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस होता है। एंड मिक्स में दोनों चलते हैं साथ साथ, हम साथ साथ होता है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा बोलेगा, प्राइवेट सेक्टर भी थोड़े आएंगे, तो हम साथ साथ होता है। तो इन्होंने क्या बोला एडम स्मिथ ने कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है ना वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बट वेल डिफाइंड होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करेगा और कहाँ पर नहीं इंटरफेयर करेगा, एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखते हो तो गवर्नमेंट जो है, मैं मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं बिकॉज हमेशा ही लॉस मेकिंग में होते हैं। आप कोई भी बैलेंस शीट देखना, वो लॉस मेकिंग में आपको मैक्सिमम टाइम तो लॉस मेकिंग में मिलेगा। बट नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट बिकॉज कि उनके पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, या फिर लॉ एंड ऑर्डर, या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक के हित में उन्होंने रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह, ये जो पोस्ट की सर्विसेज, अगर आज का इंडिया का पोस्ट देखोगे, इंडिया के पोस्ट में इतना खराब है, वो अपने हिसाब से टाइमिंग एक तो रहेगा, स्पीड पोस्ट बोलेंगे तो बोलेंगे कि सिर्फ 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, उसी अभी 9 से 2 मुश्किल से 5 घंटे,
उसमें भी वो आधा पौना घंटा ब्रेक के लिए जाएंगे, लंच ब्रेक के नाम पे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक तो पहले मुश्किल से 5 घंटे देते हो, उसमें भी कई कई क्या क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें जो होती है वो कंपनीज को पोस्टल रजिस्टर पोस्ट से ही भेजनी होती है। अब रजिस्टर पोस्ट के नाम पे अगर सपोज मान लो इंडिया के पोस्ट के सिस्टम के थ्रू आप भेज रहे हो, तो मुश्किल से 4 घंटे आपको मिलता है टाइम, उसमें भी 1 घंटा वो लंच ब्रेक के लिए वो चले जाते हैं, तो क्या सेंस बनता है ना। तो ये सारी चीजों को इम्प्रूव, मतलब 2 बजे के बाद लंच ब्रेक रखो ना यार, तुम पहले टाइम 2 बजे तक रख रहे हो, उसके बाद आप लंच ब्रेक रख रहे हो, या तो उसके बाद लंच ब्रेक रखो, या तो फिर आप लंच ब्रेक रख रहे हो बीच में तो टाइम बढ़ा दो, बट दोनों भी नहीं करेंगे। तो ये करने की बजाय इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग बहुत बड़ा बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने की बजाय आप वो सारे बिजनेस का पैसा मतलब बंद कर दो, प्राइवेट सेक्टर को लीड लेने दो वहां पे, और आप ये सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ ने बोला था। इवन आई अग्री विद द सेम। तो ये एडम स्मिथ जी ने बोला कि डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए चीजें करनी चाहिए। हाउएवर इंडिया में क्या होता है आप सबको पता है। अब इकोनॉमिक फंक्शन को फिस्कल फंक्शन भी बोला जाता है एंड पब्लिक फाइनेंस भी बोला जाता है। तो ये अल्टरनेटिव मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अल्टरनेटिव नाम की हमेशा आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा बोलती हूँ एक ऐसा पेज होना चाहिए जहां पर आपके पास ऑलरेडी इसको ये भी बोला जाता है, ये भी बोला जाता है, एक ही जगह पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो अगेन आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक फंक्शन ही आपके फिस्कल फंक्शन होंगे, फिस्कल फंक्शन मतलब भी पब्लिक फाइनेंस फंक्शन होंगे। तो एग्जाम में कोई भी वर्ड आया तो आपको समझ जाना है कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में कौन से फर्स्ट यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो अब ये जो उन्होंने बताया था, ये सारे तो फंक्शन समझने हैं, लेकिन उसके अलावा ये तो बेसिक हो गया, ठीक है, ये बेसिक की किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक वर्क करेगा या गवर्नमेंट का क्या फोकस होना चाहिए क्या है एक्सेट्रा। बट एक थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस का एक किताब दिया था रिचर्ड मुस्ग्रेव ने, ठीक है, रिचर्ड जी ने एक मुस्ग्रेव जी ने एक किताब दिया था इन 1959। बहुत इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करके रखना, जितना भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है हाईलाइटेड वो आपकी किताबों में भी करके रखना। कोई भी वर्ड इसमें से फिल इन द ब्लैंक होने के पूरे पूरे चांसेस है, इंक्लूडिंग द ईयर दैट इज 1959, इंक्लूडिंग द जो उन्होंने थ्योरी बताया था, इंक्लूडिंग जो भी बंदे ने ये बताया था, एंड इंक्लूडिंग 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी जिसे बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी में। तो ये 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी को लेकर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट कि कौन से 3 उनके ब्रांचेस है जिस पर फोकस करना चाहिए। तो रिसोर्स अलोकेशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो स्टेबलाइजेशन। तो रिसोर्सेस हमेशा एफिशिएंसी से कनेक्ट होते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयरनेस से कनेक्ट होते हैं, फेयरनेस मतलब बुरापन नहीं, फेयर मतलब सबके लिए इक्वल बराबर होने चाहिए, एंड मैक्रो स्टेबलाइजेशन यूजुअली प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर कनेक्ट करता है। तो आपको ये कौन सा वर्ड किससे कनेक्ट करता है, दे में आस्क की टू एंश्योर एफिशिएंसी विच ऑफ द ब्रांच टैक्सोनॉमी इज एप्लीकेबल। तो आपको पता होना चाहिए कि वो बात कर रहे हैं रिसोर्स अलोकेशन के बारे में। सो रिसोर्स अलोकेशन, इनकम एंड मैक्रो। अब इसको समझना है वन बाय वन। तो पहले तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक, दूसरा होता है मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में आएंगे पहले दो, दैट इज रिसोर्स अलोकेशन एंड इनकम, एंड दूसरा आएगा जो कि होगा मैक्रो। अब मैक्रो वाला जो है मैक्रो फंक्शन में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल की बात करते हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर के चार्ट में देख लिया था। आप चाहो तो ये वाला जो चार्ट है ये आपके पास लिख के रख देना, ये बहुत काम की चीज है, इस पर भी आपको क्वेश्चंस बन सकता है इस पर्टिकुलर चार्ट को लेकर। तो शायद आपको समझ जाए कि आपको क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। तो ये एक तो सिर्फ फोटो मत खींच के रखना, स्क्रीनशॉट हमेशा स्क्रीनशॉट्स में ही रह जाते हैं। प्लीज मेक श्योर जहां पर जरूरी है वहां पर स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करिए, ना कि पढ़ाई में। बाकी आप लोग समझदार है, आपको समझ गया कि मैंने क्या बताया। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स है इसके बारे में ये सेम कॉपी पेस्ट आपको यहाँ पर समझना है वापस से मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन पे। पर हम लोग पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस पर, जिसमें पहले आएगा रिसोर्स अलोकेशन, दूसरा होगा इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी पहला रिसोर्स अलोकेशन। ठीक है, रिसोर्स अलोकेशन मतलब क्या कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, वांट्स बहुत अनलिमिटेड है, इसीलिए वी एम टू करेक्ट द सोर्सेस ऑफ इनएफिशिएंसी। मतलब क्या, जहां पर इनएफिशिएंटली रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां से रिसोर्सेस को निकालो, और जहां पर आप एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हो वहां पर रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार गवर्नमेंट ऐसी जगह पे खर्चा करता है पैसा जहां पर उसको खर्चा नहीं करना चाहिए, और जहां पर जैसे कि एजुकेशन पर खर्चा करना है
या जो भी चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर खर्चा करना है, वहाँ पर नहीं किया जाता। कई बार ऐसा होता है। मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एक ओपिनियन रखा है कि ऐसा होता है यूजुअली। तो क्या होना चाहिए, जहाँ पर इनएफिशिएंट यूज़ है, वहाँ से निकाल के एफिशिएंट जगह पे पैसा डालना चाहिए। बाकी मैंने कुछ भी बोला नहीं और ना आपने कुछ समझा है। तो रिसोर्स अलोकेशन की बात की जाएगी। तो रिसोर्स अलोकेशन के बारे में क्या लिखा है, देखो अभी वो वन बाय वन सारे जितने भी 3 फंक्शंस है उसको डिटेल में समझेंगे। पहला है अलोकेशन फंक्शन। ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है बिकॉज हमारे जो सोसाइटी है उसकी जो वांट्स है वो बहुत अनलिमिटेड है और जो सप्लाई है रिसोर्सेज का वो बहुत लिमिटेड है। इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये बात करता है ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल रिसोर्सेज टू पुट देयर बेस्ट यूज विदाउट मेकिंग एनी वेस्टेज। तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका बेस्ट इस्तेमाल करना है। तो अभी क्या होता है ध्यान से समझो, प्राइवेट सेक्टर भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए देखो, प्राइवेट सेक्टर तो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड करता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है। जहाँ पर डिमांड है वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, पैसा जहाँ है, प्रॉफिट जहाँ है, वहीं पर वो सोचेंगे सारे। तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर अलोकेट करेगा। लेकिन गवर्नमेंट किसके बेसिस पर अलोकेट करेगा कि भाई जेब में कितना पैसा आ रहा है, खर्चा कितना करना है, वो इस पे डिपेंड होगा कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पर डिपेंड होता है अलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होता है कि प्राइवेट सेक्टर कैसे अलोकेट करेगा। आपको एमसीक्यू में ये भी बन सकता है कि प्राइवेट सेक्टर किस पर डिसाइड करता है कि अपना अलोकेशन जो है वो रिसोर्सेज का वो कैसे लगाना है। तो मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई मार्केट का एंड इसी को आप प्राइस मैकेनिज्म भी बोल सकते हो। काइंड ऑफ अ सिस्टम होता है जिसकी मतलब प्राइस मैकेनिज्म इज नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर आपका प्राइस डिसाइड होना। सो डिमांड एंड सप्लाई एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इन दोनों का मिलाकर बनता है मिक्स्ड, जहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि क्या दोनों, कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कुछ प्राइवेट सेक्टर। अब होता ये है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के केस में, प्राइवेट सेक्टर मे नॉट फोकस ऑन पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब होता है जो वेलफेयर के लिए है, लेकिन प्रॉफिट एज सच ज्यादा कुछ आपको देंगे नहीं। ठीक है, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए। पब्लिक पार्क्स में अगर आप देखोगे आपको कभी पैसा देना नहीं पड़ता ना, आप कोई टिकट देकर नहीं जाते हो रोज पब्लिक पार्क्स में। तो पार्क्स ऐसी चीजें हैं जहां पर रिसोर्सेज तो लगेंगे जो लोगों के वेलफेयर के लिए, लेकिन प्रॉफिट नहीं है वहां पे या कम प्रॉफिट मिलेगा कहीं। तो ऐसे होते हैं जो पब्लिक गुड्स होते हैं। कुछ होते हैं जो मेरिट गुड्स होते हैं, मतलब एनवायरमेंट, एजुकेशन, ऐसे गुड्स, तो जो अगेन वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो एक चीज समझो, पब्लिक एंड मेरिट गुड्स एज सच सिमिलर होते हैं, लेकिन पब्लिक गुड्स में मेन फोकस किया जाता है प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं, एंड मेरिट गुड्स में मेन फोकस किया जाता है लोगों के लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिगरेट्स की बात करूं, ठीक है, सिगरेट्स की अगर मैं बात करूं तो सिगरेट्स आर नॉट अ मेरिट गुड्स ऑल्सो, बट ऐसे गुड्स है जिसमें बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है। करेक्ट है, तो इसीलिए कई गुड्स दोनों कैटेगरी में जा सकते हैं। बट अंडरस्टैंड, प्रॉफिट की बात कर रही हूँ तो मैं पब्लिक थोड़ा सा उसके बारे में बात कर रही हूँ। मेरिट गुड्स इज मोर ऑफ व्हाट यू कैन से वेलफेयर के लिए। तो व्हाट हैपेंस इज कि अलोकेटिव एफिशिएंसी जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो पब्लिक गुड्स या मेरिट गुड्स पर यूजुअली फोकस नहीं करेगा, इसीलिए गवर्नमेंट को इन सारी चीजों पर फोकस करना पड़ता है। अब अलोकेटिव एफिशिएंसी ध्यान से समझना, अलोकेटिव एफिशिएंसी इज कंसर्न, ये आपको हाईलाइट करके रखना, एग्जाम में आ सकता है। अलोकेटिव एफिशिएंसी किसके बारे में कंसर्न होता है? Allocative efficiency is concerned with the utilizing the limited resources to produce the goods and services that will maximize the value to the society. So basically maximum value to the society provide करने के लिए focus करो। Allocative efficiency achieved largest possible output with the limited stock या existing stock। Basically आपको ये समझना है, minimum input इस्तेमाल करके desired output लो। Simple language, if I want to say, minimum रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके आप डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचो, या तो फिर डिजायर्ड इनपुट को लेकर, मैंने अच्छे से लिखना चाहिए कि ये बहुत खतरनाक लाइन बोला है मैंने, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छे लाइन बोल दूंगी, बट मुझे अभी क्लिक हुआ, तो लेट मी टेल यू दिस लाइन। पहला,
ये एक्चुअली आपने सीखा होना चाहिए थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड या फोर्थ चैप्टर में आता ही है। जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है वहां पर ये आया है। उसका डेफिनेशन ही, फैक्टर प्रोडक्शन का डेफिनेशन ही इस पर बात करता है। क्या बात करता है? दैट मिनिमम इनपुट का इस्तेमाल करके आपको डिजायर्ड आउटपुट बनाना चाहिए, या तो फिर आप डिजायर्ड आउटपुट लो, मतलब जितना रिक्वायर्ड है आप उतना इनपुट ले लो, डिजायर्ड इनपुट को लेकर आप मैक्सिमम आउटपुट बनाओ। अब ये लाइन कितने लोगों को समझा होगा, इस पर ही डाउट है मुझे। मिनिमम इनपुट का मतलब है कि आपके पास सपोज मान लो आपके पास सिर्फ एक ही किताब है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप ट्राई करो एटलीस्ट आप पास तो हो जाओ यार उससे, ठीक है, आप ट्राई करो कि आप पास तो हो जाओ। लेकिन आपके पास दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेस है, तो ट्राई करो ना यार रैंक लेकर आओ। दिस इज वॉट दे वॉन्ट टू से, ठीक है। तो ये जैसे आपके केस में लगा है वैसे ही रिसोर्सेस के केस में लगा देना कि मिनिमम इनपुट से आप एटलीस्ट डिजायर तक पहुंचो। नहीं तो आपके पास ऑलरेडी अगर डिजायर्ड रिसोर्सेस है तो जाओ ना यार मैक्सिमम तक, ये उनको समझाना है बेसिकली इस लाइन से। तो एलोकेशन ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी के बारे में। अब एफिशिएंसी एलोकेशन में होता क्या है, कई बार मार्केट फेल होता है। मार्केट फेल होने की वजह क्या है? मार्केट फेलियर की वजह है पहला मोनोपोली पावर। व्हाट हैपेंस, अंडरस्टैंड। मोनोपोली पावर मतलब कि जो मोनोपोली मार्केट जो आप लोगों ने सीखा है, तो मोनोपोली में क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होगा या तो प्राइस ज्यादा। कैसे? पहली बात तो प्रोडक्शन कम कर देंगे। मोनोपोली जो बंदा होता है, जो मोनोपोली मार्केट में खेल रहा है, वो क्या करेगा? प्रोडक्शन कम करेगा जिससे स्केर्सिटी लगे और प्राइसेस बढ़ा दे। प्रोडक्शन कम हो सकता है प्लस पावर प्राइस भी ज्यादा रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसका अकेले का मोनोपोली है। या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक गुड्स या मेरिट गुड्स के बारे में प्रॉब्लम हो जाती है। पब्लिक गुड्स मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, या मेरिट गुड्स मतलब क्या है, जो एजुकेशन हेल्थ केयर है, ऐसे कुछ पर कोई फोकस नहीं करता। या तो फिर तीसरा ये हो जाता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है वो ओवर यूज हो जाती है। कॉमन प्रॉपर्टी जैसे पार्क्स हो गए, कई बार वो पार्क्स में जो खेलने के खिलौने होते हैं वही उस पर बड़े लोग जाकर बैठ जाते हो, वही टूट जाते हैं। तो ऐसा होता है, पॉसिबल है। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। या फिर ऐसा भी होता है कि इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है मार्केट का, लेकिन फिर भी हम लोग मार्केट में एंटर हो रहे हैं। एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स है, एक्सटर्नलिटी पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज नेक्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में बहुत डिटेल में आ ही जाएगा। इसके अलावा इनइक्वालिटी और इमोबिलिटी। तो अब ये सारे प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी मतलब क्या? लो रिच आर गेटिंग मोर रिच, पुअर इज गेटिंग मोर पुअर, दैट इज इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, मनी, वेल्थ, वट एवर यू वॉन्ट टू से। एंड इमोबिलिटी मतलब फैक्टर्स की इमोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। सो इमोबिलिटी। अभी ये याद आपको करना पड़ेगा कि मार्केट फेलियर्स की पीछे की वजह क्या क्या है। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए एक स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा चेंज करके आपको ये सिस्टम या व्हाट यू कैन से ये आपको स्टेप्स दिए हैं। पहले आपको याद करना है मोनोपोली पावर, फिर पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स। तो मोनोपोली यूजुअली ऐसा बंदा रहेगा जो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, तो वो पब्लिक गुड्स मेरिट गुड्स को नहीं प्रोडक्शन करेगा इन सारे गुड्स का। अब दूसरी चीज, मोनोपोली है तो फिर कॉमन प्रॉपर्टी पे भी उसको कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो पहले 3 पॉइंट्स को। उसके बाद या तो फिर ऐसा भी याद रख सकते हो, पी स्टार्ट, तीन तीन वर्ड्स है जो पी के बारे में है, पावर, पब्लिक प्रॉपर्टी। पावर पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर 3 पॉइंट है, एंड आई को लेकर 3 पॉइंट है। और यू कैन से इम्परफेक्ट इन्फो के बाद ये राइम हो सकता है, एक्सटर्नैलिटी, इनइक्वालिटी, इमोबिलिटी। तो आपको कैसे याद करना है वो आप देख लो, मैंने 2-3 तरीके बता दिए। तो आपको ये 7 पॉइंट्स को याद करना है। पहले तो मोनोपोली पावर है, मोनोपोली पावर होने की वजह से प्रोडक्शन कम प्राइस ज्यादा। मोनोपोली पावर के बाद मेरिट गुड्स पब्लिक गुड्स वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो पीपीपी हो गया। फिर उसके बाद आता है एक अगला जो इम्परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मार्केट। उसके अलावा फिर राइम कर दो एक्सटर्नैलिटी। उसके बाद आता है 2 आय आएंगे, उसमें से पहला होगा इनइक्वालिटी एंड लास्ट होगा इमोबिलिटी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो जो मार्केट फेलियर के पीछे की वजह है, वो ये सारी 7 वजह है जिसकी वजह से मार्केट फेल होता है। मार्केट यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, जहां पर मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। मतलब क्या? कुछ गुड्स बनाने के लिए आपने बहुत सारा रिसोर्सेस लगा दिया और कुछ गुड्स को बनाने के लिए आपने बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं लगाए। तो ये जो मिस अलोकेशन होगा ये इसीलिए होगा बिकॉज मार्केट फेल होता है। Now let's understand this point. Merit goods which are usually beneficial to the society, merit goods are which usually beneficial to the society are by and large provided by the government. Production and consumption of demerit goods are controlled by the appropriate policies. का मतलब क्या है ध्यान से समझना। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट्स है, तो सिगरेट पर वो क्या करते हैं, ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। सिगरेट्स पर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, सो दैट व्हाट हैपेंस, ज्यादा टैक्स की वजह से
प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादा टैक्स से प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कि इट एक्ट एज़ अ व्हाट यू कैन से, इट एक्ट एज़ अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ऑल दोज़ जो उसका कंज़म्पशन करेंगे। तो शायद पॉसिबल है कि प्राइस बढ़ाने की वजह से, टैक्स ज़्यादा लगाने की वजह से लोग उसका कंज़म्पशन कम करेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा डीमेरिट गुड्स का, ऐसा माना जाता है। वो अलग बात है कि इंडिया में लिकर, सिगरेट्स, गुटखा, तंबाकू, ये तो मतलब ऐसा-ऐसा वो तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, और कितना भी प्राइस स्काई रॉकेट हाई कितना भी हो जाए, फिर भी उसका डिमांड तो कुछ कम होने वाला है नहीं इंडिया में। इसीलिए कोविड के टाइम पे सबसे पहले जो शॉप खुले थे वो लिकर के खुले थे। तो ये अलग बात है कि वो सारी चीज़ें, रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा वहीं से आता है। वो अलग बात हो गई, हम उस पे डिस्कशन नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि जो मेरिट गुड्स होते हैं, उन वो बेनिफिशियल टू द सोसाइटी होते हैं, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए आपको डीमेरिट्स वाले जो गुड्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए इस तरीके से एप्रोप्रिएट पॉलिसी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप उसको कंट्रोल कर सको। सो नाउ दिस इंटरवेंशन डू नॉट इम्प्लाई दैट मार्केट्स आर रिप्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट एक्शंस, मतलब गवर्नमेंट ने एक्शन लेकर उधर यहाँ नहीं बंद कर दो, या गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे, या गवर्नमेंट जब तक ना बोले, ऐसा मतलब ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं लेकर आ सकते। हाउएवर आपको अप्रोप्रिएट पॉलिसीज लानी पड़ेगी। सो अलोकेशन फंक्शन में ये लाइन आपको फिल इन द ब्लैंक के लिए आ सकता है। द अलोकेशन फंक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करना है, ना कि एज अ सब्सटीट्यूट, कि तुम नहीं बना रहे, रुको हम बनाते हैं, तुम पर बैन लगा देंगे, हम आज से लिकर प्रोडक्शन करेंगे, या हम आज से एज अ गवर्नमेंट सिगरेट तंबाकू बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको एज अ सब्सटीट्यूट नहीं जाना है, आपको बस एज अ कॉम्प्लीमेंट जाना है एंड सिस्टम को कंट्रोल करना है, दैट्स इट। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, उसका अलोकेशन गवर्नमेंट कैसे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ बजट। तो बजट के बेसिस पर कैसे? तो हु एंड व्हाट विल बी टैक्स, पहले तो टैक्स किस पर लगाओ, फिर आया हुआ टैक्स का पैसा खर्चा कैसे करो, फिर जो खर्चा करने वाला जो पैसा है उसके लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका, ये जो प्रोसेस है उसमें आप क्या मिक्स एंड मैच करोगे गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें आप पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स को लोगे या नहीं लोगे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, एंड प्राइवेट सेक्टर जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पब्लिक के मेरिट गुड्स के लिए या बेनिफिशियल वेलफेयर के लिए किस तरीके से आप वहां से रीअलोकेट, मतलब वहां से निकाल के यहाँ पर आप डालो, इस सारी चीजों पर फोकस किया जाएगा। तो इसको इसी तरीके से याद करना, पहले तो टैक्स किस पे और कितना, फिर उसके बाद आया हुआ टैक्स खर्चा कहाँ करना है, उसके लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, उस प्रोसेस में मिक्स गुड्स एंड सर्विसेज का मिक्सचर आप कैसे करना चाहते हो, फिर वो होने के बाद आप पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इन सारी चीजों में कितना होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर लिखा है, पब्लिक कंपनी नहीं लिखा, पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ है। तो पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए, एंड प्राइवेट से पब्लिक यूज के लिए, प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक यूज के लिए कितना गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बना सकता है, उसके लिए रीअलोकेट कैसे कर सकता है रिसोर्सेस, उसको लेकर आपको बजट में डिटरमाइन करना होता है। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अलोकेशन। तो जो एलोकेटिव फंक्शंस है उसमें सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि अलोकेशन कौन करेगा, कैसे। फिर दूसरा समझना है कि अलोकेशन के चक्कर में मार्केट फेलियर कैसे होता है, बिकॉज वो सही से नहीं करते, तो सही से क्या नहीं होता है उसके बारे में, मार्केट फेलियर के बारे में। फिर आपको ये समझना है कि मार्केट फेलियर में आपको ये समझना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बजट लाकर इन सारे रिसोर्सेज को गवर्नमेंट रीअलोकेट करता है। एंड उसके बाद आपको ये समझना है कि ये जो गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है, हाउ गवर्नमेंट अलोकेट्स, जो ऊपर लिखा है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैसे अलोकेट करेगा? तो सबसे पहला गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो गवर्नमेंट बोलेगा हम प्रोडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, रोड ब्रिजेस डैम सब हम बनाएंगे, तो डायरेक्ट प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा आता है प्राइस मैकेनिज्म, मतलब क्या कि यूजिंग इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टैक्सेस का इस्तेमाल करके, मतलब क्या, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सब्सिडी दो, या जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो वहां पर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो आप उसको इंसेंटिव्स दे दो, सब्सिडीज दे दो। या फिर अगर कोई ऐसा है कि जो डीमेरिट वाले गुड्स प्रोडक्शन कर रहा है तो उस पर टैक्स लगा दो। तो इस तरीके से प्राइस मैकेनिज्म लेकर आना ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ताकि आप इंसेंटिव्स, मतलब जो भी इंसेंटिव सब्सिडीज दे रहे हो या जो भी आप दे रहे हो, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स आप सही तरीके से दे सको, टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज, एंड उसकी वजह से पब्लिक वेलफेयर ज्यादा अच्छे से होगा। तीसरा पॉइंट आता है लेजिस्लेशन एंड फोर्स का, मतलब क्या, लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस थ्रू लेजिस्लेशन एंड फोर्स, मतलब लॉ बना दो, बात खत्म कर दो। इसके अलावा लॉ बनाने के लिए देखो, ये जो नीचे के ये पॉइंट्स उनके रिलेटेड है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर
4 या 5 पॉइंट्स यू कैन से। ये सारे पॉसिबल जो पॉइंट्स है, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखो पहला तो लेजिस्लेशन के बारे में बता दिया, फिर बोल रहे कंपटीशन पॉलिसीज लेकर आओ, फिर बोले रेगुलेटरी एक्टिविटीज, लाइसेंस, कंट्रोल, मिनिमम वेजेस एक्ट्स वगैरह लेकर आओ, फिर बोला लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क कैसे होगा, एंड देन कॉम्बिनेशन बना दो ऊपर जितना भी है उस सब का। तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो 5 पॉइंट्स है नीचे के, और यू कैन से 4 पॉइंट्स, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। पहला लेजिस्लेशन, दूसरा कंपटीशन लॉ, तीसरा आता है लाइसेंसिंग को लेकर एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एंड फिर एंड में एडमिनिस्ट्रेशन, और ऊपर जितना भी दिया उस सबका कॉम्बिनेशन कर लो। ये एग्जाम्पल्स हो गए किस बात के, कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपना पैसा अलोकेट करेगा। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम्पल नीचे दिए हुए कौन से ऐसे एग्जाम्पल नहीं है, या कौन सा एग्जाम्पल है जहां पर गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करता है। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन करके करेगा, प्राइस मैकेनिज्म से करेगा, या लॉ एंड ऑर्डर से वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट अलोकेशन फंक्शन। एक फंक्शन आपका हो गया। अब दूसरे एक फंक्शन की बात करेंगे, जो की बात करेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। नाम में बहुत कुछ लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको री करो। मतलब क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिच आर गेटिंग मोर रिच, पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। तो आप क्या करो, इनका इनसे जो टैक्स वसूला जा रहा है वो टैक्स का इस्तेमाल आप वो जो गरीब लोग हैं उनके हित के लिए इस्तेमाल करो। दिस इज ऑल अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब होता क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, वो ध्यान से समझना है। इसमें आपको 4 पॉइंट समझते हैं। क्या कि पहले तो गवर्नमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन बजट कैसे होता है, फिर गवर्नमेंट किस तरीके से एम करेगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर तीसरा एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एंड लास्ट में ये एफिशिएंसी एंड इक्विटी के चक्कर में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो झगड़ा बनाया है या झगड़ा बन सकता है, वो क्या है। तो सबसे पहला तो किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर बात करते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला, 2 तरीके की पॉलिसीज होती है, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। बिजनेस साइकिल में सीख चुके हो तो मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। एक्सपेंशन पॉलिसीज में क्या होता है कि एग्रीगेट आपका डिमांड बढ़ते जाता है, सब कुछ बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक्सेट्रा, एंड डिप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी में सब कुछ गिरता है। तो ये हमेशा होता रहता है, करेक्ट है। तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी भले ही जीडीपी का नंबर बढ़े, लेकिन इवनली पैसा डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमी में नहीं होता है। सो इसीलिए आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है, जिस पर ये बेसिक क्वेश्चन पर फोकस किया जाता है, फॉर होम। ये आपको एमसीक्यू के लिए फिल इन द ब्लैंक करके आएगा कि कौन सा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फोकस करता है, फॉर होम पर फोकस करता है, कि फॉर होम द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। नाउ अंडरस्टैंड किस तरीके से। तो एक होता है टैक्सेशन के पॉलिसीज के थ्रू, और दूसरा खर्चा होता है आपके सब्सिडीज के थ्रू। तो टैक्सेशन में हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो टैक्सेशन से पैसा आएगा जिसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे। जो पैसा आएगा उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जो पैसा आया है वो 2 तरीके से आता है, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दूसरा होता है रिग्रेसिव। ठीक है, एक है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दूसरा होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है इनकम टैक्स, यानी कि जिसने पैसा कमाया वही आपको जो ज्यादा पैसा कमाएगा वो आपको ज्यादा टैक्स देगा। और दूसरा होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब क्या, जीएसटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। सो बेसिकली एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव में आता है इनकम टैक्स, यहाँ पर आता है जीएसटी। ओके, इनकम टैक्स मतलब क्या, जो ज्यादा पैसा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा। जीएसटी में क्या होता है, ऐसा नहीं, मैं भी सेम गुड्स एंड सर्विसेज पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिस्किट्स की बात करती हूँ, अभी तो इधर कुछ नहीं है मेरे पास बिस्किट्स वगैरह, पर ठीक है, सपोज मान लो ये सेलो टेप है, या ये सपोज मान लो बेस्ट ऑप्शन, मेरे पास ये एक डायरी है। ठीक है, अब ये जो डायरी है, ये डायरी को ये डायरी अगर सपोज मान लो मैंने बाई करी है, तो ये डायरी के लिए जितना जीएसटी मैंने पे किया, उतना ही सेम जीएसटी अगर मोटा भाई ने बाई करा होता, पे किया होता, दैट इज नथिंग बट रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन में आपको गुड्स पर सेम टैक्स देना पड़ेगा, फिर आप कितने भी गरीब हो कितने भी अमीर हो। तो हम लोग जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं वो रिग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पर हम लोग फोकस करेंगे। मतलब जीएसटी की बात नहीं करेंगे सबके लिए सेम, नहीं, हम लोग बात करेंगे जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा पैसा दो। सो इसीलिए रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव, तो इन्होंने फोकस किया है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पर। अभी ये बेसिक किस तरीके से अलोकेशन करेंगे वो बात कर रहे हैं, कि ज्यादा टैक्स लो अमीरों से ज्यादा इनकम पे, और फिर गरीबों में बांट दो। अब इसीलिए गवर्नमेंट एम क्या करता है कि भाई इससे एम क्या होगा,
पहला तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबके लिए सेम पैसा जाएगा, इधर से पैसा लो और इधर दो, जिसकी वजह से ये लोगों का भी ग्रोथ होगा, इन लोगों का वेलफेयर होगा, वेलबींग बढ़ेगा, जो लोग सफर कर रहे हैं उनका वेलबींग बढ़ेगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, इनकम, वेल्थ क्रिएट होगा, उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंशन के थ्रू आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनको, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें गवर्नमेंट एम करेगा। तो ये एग्जाम में आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो आपको ये पता होना चाहिए, इक्विटेबल शब्द, इक्विटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी या सबको सेम, इस तरीके से शब्द दिखे तो समझ जाना डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये करने के लिए वो क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब रिच लोगों को कम, मतलब रिच लोगों से ज्यादा टैक्स लेंगे, पुअर लोगों को सब्सिडी दे देंगे। इस तरीके से वो प्रोसीड करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब क्या कि मोटा भाई से पैसा लो, जो मोटा भाई ने जो कमाया है उनसे पैसा लो, और जो गरीब है उनको फ्री में खाना, आजकल वो चल भी रहा है, कैंपेन चल रहा है, आजकल इलेक्शन आ रहे हैं तो कैंपेन चल रहा है मोदी जी का कि 5 करोड़ लोगों को खाना फ्री मिलेगा, घर फ्री मिलेगा, ये वो कंटिन्यूस बेसिस पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो ये सारी चीजें के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, उन्हीं लोगों से आ रहा है जो रिच लोग हैं या हमारे जैसे लोग हैं जिनसे टैक्स वसूला जा रहा है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन दे दो उनको। देखो ये पहला क्या लिखा कि किस तरीके से होगा, फिर एम क्या करेंगे। अब एम जो किया है आपने, उनको अचीव करने के लिए क्या क्या वेज है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू आप आपने जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का गोल रखा है उसको आप अचीव कर सकते हो। तो पहला तो हो गया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, मतलब ये पर्टिकुलर जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्व करके रखो कि ये काम के लिए यही कैटेगरी के लोग, बेसिकली कास्ट कैटेगरी का कास्ट रिजर्वेशन कैसे होता है एजुकेशन में, सिमिलरली कि एम्प्लॉयमेंट में भी अब रिजर्वेशन लेकर आ जाओ। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा लिखा हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट है जैसे पास किया है, तो मिनिमम इतना तो वेजेस देना ही है ताकि उनको कोई लूटे ना, उनकी गरीब परिस्थिति को समझकर उनका फायदा ना उठाया जाए, इसीलिए मिनिमम वेजेस एक्ट आया है। उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो फार्मर्स को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जिसको बोला जाता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि भाई देखो फार्मर को ये अश्योरिटी दो कि भाई अगर सपोज मान लो इतने इस पे इतना जो तुम्हारा ये है एरिया है तुम्हारा खेत का, सपोज मान लो इतना गेहूं है ये, ठीक है, ये गेहूं है, ये गेहूं अगर तुमने उगाया है तो ये गेहूं का जितना भी सपोज मान लो ये गेहूं है, अज्यूम करो, तो ये जो गेहूं है इस गेहूं का जो पैसा है मतलब अगर मार्केट में डिमांड हो ना हो, लेकिन मिनिमम हम तुमसे ये गेहूं को इतना तो पैसा दे ही देंगे पर क्विंटल पर केजी वॉट एवर। ये एमएसपी का एक आपको हर हर व्हाट यू कैन से हर फूड प्रोड्यूस का गेहूं, ज्वार, बाजरा, सबका मतलब सोया, या ये बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जिस एमएसपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बताया कि भाई बाहर वालों ने नहीं लिया तभी एज ए गवर्नमेंट हम आपसे इतने प्राइस पर तो लेंगे ही लेंगे। तो इस तरीके से आप पैसा फ्री मतलब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो अश्योरिटी देके टू द फार्मर्स। उसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, डिपेंडेंट है, ओल्डर सिटीजन है, उनके लिए कुछ आप ट्रांसफर पेमेंट ले सकते हो। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली इज नथिंग बट व्हाट, एक तरफा प्यार होता है। एक तरफा प्यार मतलब क्या कि दोनों तरफ से लेन देन नहीं होगा, मतलब क्या कि हमने एज अ गवर्नमेंट आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन उसके बदले में आपने उनको कोई काम नहीं करके दिया, कोई सर्विसेज नहीं दिया, कोई गुड्स नहीं दिया तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्रांसफर पेमेंट भी हो सकता है गवर्नमेंट से। उसके अलावा जो बीपीएल है, बीपीएल मतलब जो बिलो पावर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको आप मॉनेटरी या काइंड में, मतलब या तो पैसे के इसमें या तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज के तौर पे आप उनको हेल्प करो, एड इज हेल्प करो, या फिर हेल्थ एंड वेलबींग कंज्यूमर गुड्स का गुड्स को लेकर आप कुछ रेगुलेशंस लेकर आओ। जो बैकवर्ड रीजन के लोग हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लेकर आओ। तो ये बेसिक कुछ चीजें लिखी हुई है जो कि गवर्नमेंट करता है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखना, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दूसरा क्या मिनिमम एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन करो, फिर तीसरा क्या लिखा है ट्रांसफर पेमेंट, एक तरफा प्यार कर लो, उसके बाद समझना इधर ही कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। उसके अलावा बीपीएल कर लो, बीपीएल को आप हेल्प कर दो, फिर उसके अलावा हेल्थ एंड वेलबींग एंड बैकवर्ड लोगों के लिए कुछ का हेल्प कर दो। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो जिससे हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, लेकिन ये ध्यान से समझना ये चीजें करते वक्त आप रिच लोगों को हाई टैक्स दे रहे हो जिसकी वजह से पुअर लोगों को मिलेगा पैसा, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसइंसेंटिव करके काम करेगा। ये आपको डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, सो ध्यान से समझना। मतलब क्या आपको बैलेंस बना के चलना होगा अप्रोप्रिएटली बजटरी पॉलिसीज में एंड
डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चेंज आप लेकर आना चाहते हो उसमें। वाई? बिकॉज अंडरस्टैंड, अगर आप रिच लोगों को ज्यादा टैक्स करोगे तो एट द एंड कहीं ना कहीं वो सोचेगा यार इतना मगजमारी करके मैं पैसा कमाऊं अपने खून पसीने की मेहनत से, और सारा गवर्नमेंट गरीबों में बांटेगा, तो मैं पैसा क्यों कमाऊं। तो ये शायद डिसइंसेंटिव या ये बैक ट्रिगर कर सकता है आपके अगेंस्ट। तो ये बेसिकली बोला गया है निगेटिवली इम्पैक्ट कैसे होगा इस पॉलिसी का। तो आपको बेसिकली बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगला जो बात किया है, अगला जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक का गोल है स्टेबलाइजिंग फंक्शन। स्टेबिलिटी मतलब क्या? इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी लेकर आओ। कैसे? आउटपुट को आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी से मैच कर लो। मतलब क्या? देखो, आउटपुट को मैच करो प्रोडक्शन कैपेसिटी से, ठीक है? आउटपुट को मैच करो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी से। फिर उसके बाद जो भी स्पेंडिंग है उसको मैच कर दो आउटपुट से। जो भी स्पेंडिंग है उसको आउट मैच कर दो आउटपुट से। अब जो भी स्पेंडिंग है उससे अगर आउटपुट से मैच करना है तो आपको लेबर लगेगा। तो जो लेबर होगा वो फुल्ली एम्प्लॉय होना चाहिए और इन्फ्लेशन लो एंड स्टेबल होना चाहिए। सो बेसिकली उनको ये समझाना है कि प्रोडक्शन उतना ही करो जितना आउटपुट है, मतलब आउटपुट चाहिए इकोनॉमी में, और आउटपुट डिपेंड करेगा कि कितना स्पेंडिंग है, उसी हिसाब से आप करो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बताए गए हैं। एंड मार्केट इकोनॉमी डज नॉट, बिकॉज मार्केट इकोनॉमी अपने आप में ही ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं करता, इसीलिए गवर्नमेंट को अपना एक रोल प्ले करना पड़ता है डेलिबरेटली इन दिस। अब मार्केट सिस्टम हैज इनहेरिटेड टेंडेंसी टू क्रिएट द बिजनेस साइकिल। ये तो पता है कि मार्केट में बिजनेस साइकिल्स क्रिएट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, लेकिन इसके बीच में आपको स्टेबिलिटी लेकर आना, ये बिजनेस साइकिल में स्टेबिलिटी लेकर आने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। तो इसीलिए ये बोला गया है। और ये कैसे लेकर आते हैं? यूजिंग फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब क्या? जो आरबीआई पॉलिसीज बनाएगा, सीआरआर, एसएलआर, जो आप लोग सीखते हो, बैंक रेट, वो सारे। एंड फिस्कल मतलब दो, एक्सपेंडिचर एंड टैक्स, दैट्स इट। अब ये सारी चीजों की वजह से इकोनॉमी में क्या होगा? बैलेंस बना के रखना पॉसिबल होगा। अब इट इज पॉसिबल दैट द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन भी आ सकता है इसमें। अब स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या? अ स्टेट ऑफ अफेयर इन विच द इन्फ्लेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट साइड बाय साइड, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो रहा है, लोगों के पास इनकम भी नहीं जा रहा, एक तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, इनकम भी कम है, और ऊपर से प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। तो दोनों दोनों धार से आप, मतलब दो धारी तलवार हो गई, इधर से भी मरोगे और उधर से भी काटे जाओगे। सो बेसिकली वो बोला जाता है स्टैगफ्लेशन में। मतलब ये एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक। स्टैगफ्लेशन का मतलब है एक ऐसा स्टेट जहां पर प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, और प्लस लोगों के पास जॉब भी नहीं, जिसकी वजह से रियल इनकम भी कम है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंसी या फाइनेंशियल इंटीग्रेशन सही ना करे तो। अब इसके लिए स्टेबलाइजिंग फंक्शंस जो है वो ये सारी चीजों पर फोकस करता है। लेबर एम्प्लॉयमेंट कैपिटल, मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कैपिटल, आउटपुट, इनकम, जनरल प्राइस लेवल इज नथिंग बट कि इकोनॉमी में कितना प्राइस मेंटेन किया जा रहा है, काइंड ऑफ इंडेक्स, मैंने पहले स्टार्टिंग में जो समझाया वो। बैलेंस किया जाएगा इंटरनेशनल पेमेंट्स में, एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करी जाएगी। सो ये बेसिक आपको फोकस करना है। ये जो भी बिजनेस साइकिल्स क्रिएट होते हैं या तो साइक्लिकल होंगे या तो काउंटर साइक्लिकल होते हैं। बिजनेस साइकिल आप सबको पता है। अब थोड़ा सा आपको बिजनेस साइकिल का ही आएगा ज्ञान, तो ज्यादा आई वोंट एक्सप्लेन इन डिटेल। सो बेसिकली काउंटर साइक्लिकल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में हेल्थ जो फैसिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही थी, बट एट द सेम टाइम जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी शायद वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी। सो साइक्लिकल काउंटर साइक्लिकल चलता रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी and the interest rate in the economy, and in case of it will affect the, basically it will affect the consumption, investment and prices. So basically क्या होता है? मनी सप्लाई मतलब लोगों के हाथ में अगर पैसा ज्यादा है तो सब कुछ ऊपर जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्राइसेस धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अगर लोगों के हाथ में पैसा कम है तो सब कुछ नीचे जाएगा। सो बेसिकली मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के थ्रू मतलब क्या कि लोगों को अगर इंटरेस्ट रेट कम रेट पर अगर लोन मिलता है तो ज्यादा लोग लोन लेंगे। जैसे होम लोन का अगर सपोज मान लो
रेट जो है वो 8.9 तकरीबन चलता है या 8.5 तकरीबन 8.1 अराउंड चल रहा है। तो सीधा अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया आज के बाद होम लोन से 3% इंटरेस्ट रेट होगा, तो आधे से ज्यादा लोग तो होम लोन ले लेंगे, करेक्ट है। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से आपका इकोनॉमी पूरा साइकिल पूरा चेंज होता है। तो ये सारा किसके थ्रू होता है? मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू होता है। एंड फिस्कल पॉलिसी दो चीजें, एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन डिसीजन को लेकर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो भी इन्फ्लेशन या रिसेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। हाई इन्फ्लेशन क्या लीड करता है? ये टू सम अप ये याद रखना, ये बन सकता है आपके लिए। इफ देर इज हाई इन्फ्लेशन दैट मीन्स गवर्नमेंट में डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर हाई इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट डिक्रीज करता है स्पेंडिंग या नहीं, एंड अगर हाई एम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा? तो ये पॉइंट याद रखना, इन्फ्लेशन अगर हाई है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर याद होगा तो जामनगर जैसा जो छोटी सी जगह है गुजरात में, लेकिन उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। जैसे ही मोटा भाई ने उधर अपना एंगेजमेंट अनाउंस कर दिया, आप समझो उस इकोनॉमी का ग्रोथ कितना हुआ होगा। जस्ट बेसिक जामनगर एरिया का कितना ज्यादा उस पर्टिकुलर एरिया का या गुजरात स्टेट का इनकम बढ़ा होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप द्वारका जाओगे तो आपको पता चलेगा द्वारका की इकोनॉमी ऐसी है कि सिर्फ उन्हीं उतने ही लोगों में वो खेलते हैं। मतलब लिटरली ऐसा है कि वहां पर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आपको जब आप वो प्लेस विजिट करते हो ना, तब आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जब आप समझने की कोशिश करोगे, रादर देन सिर्फ घूम के आने का, ये चीजें करने की जगह आप समझोगे ना इकोनॉमी को वहां के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये लिटरली होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट जाकर प्रमोट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अभी मोदी जी गए थे रिसेंटली द्वारका में, वो मरीन सबमरीन के थ्रू अंडर वाटर सब गए थे। अब द्वारका का इंपॉर्टेंस बढ़ गया तो उधर के लोगों का इकोनॉमी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग जाएंगे। So similarly, this is how it works. So this is all about the stabilizing function. अब आखिरी आपको समझाया है सेंटर एंड जो स्टेट है वो फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं। सो बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि रिचर्ड ने वापस से बताया कि जो गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजंस लेंगे। तो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक खर्चा एक इनकम जो आएगा वो यूनियन को आएगा, एक इनकम का वे जो होगा वो स्टेट को होगा। तो कौन कितना इनकम लेकर आएगा उस हिसाब से फिर बाद में खर्चा भी होगा। तो आर्टिकल 246 ये एग्जाम में आ सकता है, अब मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकती, बट हाँ ये आ सकता है कि आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है। तो वो बताता है कि यूनियन को एंड स्टेट को क्या पावर्स है। यूनियन लिस्ट आपको पता होगा, 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगा वो आएगा, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्करेंट में दोनों बनाते हैं। तो ये जो पावर दी गई है ये कहाँ दी है? आर्टिकल 246 के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कौन से चीजों पर फोकस करता है? इनकम, एग्रीकल्चर जो इनकम जिस पर टैक्स लगाया जाएगा, कस्टम से जो टैक्स आता है, जीएसटी, एसटीटी। एसटीटी सिक्योरिटी, बेसिकली शेयर्स जब बाय करते हो तो एसटीटी पे करते हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये सारे जो टैक्सेशन होंगे इनकम पे, एग्रीकल्चर इनकम पे, आप बोलोगे एग्रीकल्चर इनकम तो हमने सुना था एग्जाम्प्ट है। आपने जो सुना था वो बहुत बेसिक सुना है, बहुत ऊपर के लेवल की बात हो रही है, अभी आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अभी सिर्फ समझो एग्रीकल्चर इनकम, दैट्स इट। एग्रीकल्चर इनकम कुछ स्टेट भी जिस पर टैक्स लगाता है, लैंड एंड बिल्डिंग पे, जैसे आप स्टैम्प ड्यूटी दे देते हो, या मिनरल राइट्स होते हैं कि कोई एरिया का अगर माइन है तो वो एरिया वो स्टेट को ही वो सारा उसका राइट मिल जाता है। व्हीकल महाराष्ट्र, सपोज महाराष्ट्र गुजरात, तो व्हीकल से जो फाइन आप पे करते हो वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। या इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इन पर टैक्स देकर आपसे पैसा वसूलता है और यहाँ पर सेंट्रल पैसा लेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज, लेकिन ये याद रखना, ये एग्जाम में अगेन फिल इन द ब्लैंक हो सकता है। The property of union is exempt from state taxation. The property of union is exempt from state taxation, and the property and the income of state are not liable for the center. Basically एक ही बार taxation लगाओ, सिंपल सिंपल सा हिसाब है। ओके, अब ये आर्टिकल का लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। 268 कौन सा है? 268 है, 269 है, 270, 271, 275, 282 एंड 293। तो ये बेसिकली आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने नहीं, गलती से इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया तो पता नहीं है, अब
तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो इसीलिए 268, तो जो भी यूनियन कौन कलेक्ट करेगा पैसा ड्यूटीज का, जो भी ड्यूटीज का पैसा कलेक्ट कर रहे हैं किसको असाइन किया जाएगा। इसके अलावा कलेक्ट किया हुआ पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सरचार्ज करके कॉन्सेप्ट होता है, जो टैक्स पे किया जाता है। सरचार्ज जो हायर अथवा जो हायर इनकम वाले लोग होते हैं वो करते हैं, तो उसका पैसा यूनियन को कैसे जाएगा। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कैसे होंगे, पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट एंड लोन कैसे दिए जाएंगे। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा ये एक अलग ही आया है, मतलब क्या है ये नया, ध्यान से समझो। फाइनेंस कमीशन कैसे हेल्प करेगा, ये जो मिसलेनियस मैंने बोला ना, मिसलेनियस पार्ट, तो एक आखिरी एक मिसलेनियस पार्ट है जो आपको ध्यान से समझना है, बाकी तो खत्म हो गया। इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट है आपको जो समझना है, एक है फाइनेंस कमीशन का पॉइंट और एक है जीएसटी वाला। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या लिखा है देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड टैक्स डिवाइडेड अमंग देम। बेसिकली देखो, पैसा यूनियन गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगा, पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगा, और उससे जो प्रोसीड्स आपको आए हैं, उससे जो पैसा आपको मिला है दोनों से रेवेन्यू का, वो उन्हीं के बीच में डिवाइड होगा, थोड़ा स्टेट के पास जाएगा, थोड़ा यूनियन के पास जाएगा। उसके अलावा किस तरीके से ग्रांट दिया जाता है ना, स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन के थ्रू पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसे ही सब लोग गद्दी के लिए नहीं लड़ रहे, ऐसे ही नहीं लड़ रहे, इसकी वजह से भी लड़ रहे हैं, बाकी मैंने कुछ बोला नहीं। मतलब कितने स्टेट को कितना पैसा अलोकेट होगा, बेसिकली वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा रिकमेंडेशन दिए जाएंगे प्रेसिडेंट को, स्टेट को, पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज को, ये सारा फाइनेंस कमीशन का काम है। एंड इसके अलावा जो भी फाइनेंस कमीशन को जो भी प्रेसिडेंट के इंटरेस्ट में जो जो चीजें करनी पड़ रही है, वो सारे काम आएंगे किसके, फाइनेंस कमीशन के। तो फाइनेंस कमीशन कैसे हेल्प करता है वो एग्जाम में आ सकता है। पहला, यूनियन स्टेट का रेवेन्यू, उसका इक्वली डिवीजन, इक्वली नहीं बोल सकते, उसका डिवीजन। दूसरा, स्टेट के वाइज ग्रांट देना, उसके बाद रिकमेंडेशन देना, एंड जो भी प्रेसिडेंट को साउंड फाइनेंस के लिए जो जो मैटर्स है, अदर मैटर्स, वो सारे। अब इसमें ये जो भी पैसा ट्रांसफर होता है, लेन देन, जो पहला जो पॉइंट लिखा ना, ये प्रोसीड वाला और डिवाइड करने वाला, उसको लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है देखो, जब भी कभी पैसा फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर करेगा, तब आपको ये देखना है दो तरीके से, एक होता है वर्टिकल इक्विटी एंड एक होता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो उन्होंने लिखा है उसका मतलब क्या है। वर्टिकल मतलब डिसाइडेड अबाउट द शेयर्स ऑफ ऑल द स्टेट इन द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंट्रल। मतलब बेसिकली जो सेंट्रल ने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है, उसमें से आपके स्टेट का जो शेयर होगा वो कितना है, दैट इज वर्टिकल। जो सेंट्रल ने जो रेवेन्यू टोटलिटी बेसिस पर कलेक्ट किया है, सपोज मान लो 10,000 करोड़ कलेक्ट किया है, तो उसमें से 1,000 करोड़ महाराष्ट्र का है, 2,000 करोड़ गुजरात का है, तो ये जो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है उसमें से स्टेट का शेयर जो बोला जाएगा वो होगा वर्टिकल। एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये जो शेयर उन्होंने कलेक्ट किया है उसको अलोकेट कैसे किया है, वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल। उसको अलोकेट कैसे किया है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, वो होगा हॉरिजॉन्टल। तो ये बेसिकली ये दो इक्विटी फाइनेंस कमीशन फोकस करता है। इसके अलावा यूनियन सेस, सरचार्ज, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब बेसिकली फाइन। तो फाइन मतलब आप जो सिग्नल तोड़ने के बाद जो पैसा देते हो वो फाइन है, टैक्स नहीं है, तो वो क्या है। या फिर नेट डिविजिबल पूल, या जो भी आपका पैसा है, टीडीएस वगैरह एक्सेट्रा जो भी कटता है, वो सारे टैक्सेशन यूनियन के अथॉरिटी में आते हैं। इसके अलावा अगर आया तो आपको ये आ सकता है कि जीएसटी क्या होता है, और जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई को आया था। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ऐसे 3 होते हैं। एस आया मतलब स्टेट होता है, सी मतलब यूनियन होता है, एंड आई मतलब इंटर स्टेट होता है। सो बेसिकली जब भी आप बिल देखते हो तो आपको जो भी परसेंटेज होता है, जैसे होटल का बिल है तो 5% का फूड पर आपको जीएसटी है, तो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट एंड सेंट्रल, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो बेसिकली वो जीएसटी होते हैं। एंड जीएसटी बेसिकली रिप्लेस किया था फ्रॉम प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम टू कंजम्पशन बेस्ड। ये एमसीक्यू बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक। मतलब एक्चुअली क्या था, एक्साइज ड्यूटी लगता था जब भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था, तो प्रोडक्शन पर आपने ड्यूटी लगाने की बजाय जब इंसान उस चीज को कंज्यूम कर लेगा ना, तब आप टैक्स लगाओ। बेसिकली जीएसटी ने ये बताया, रादर देन प्रोडक्शन आप कंजम्पशन पर टैक्स लगा रहे हो, तो ये सिस्टम रिप्लेस किया है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, कौन से 5 स्टेट है जिससे सबसे ज्यादा जीएसटी आता है। एक है पंजाब जो ऊपर है, ठीक है। दूसरा है गुजरात और महाराष्ट्र जो बेसिकली वेस्ट साइड पर आता है। एंड तीसरा है तमिलनाडु एंड कर्नाटका जो नीचे है। तो आप इस तरीके से जो करते हैं, ऐसा कुछ याद करना है तो देख लो, वो क्रिश्चियन लोग करते हैं ना वैसा। तो पंजाब, गुजरात,
महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका, तमिलनाडु। या आपको तरीका आप ढूंढ लो आपका। ये 5 स्टेट है जो कि ज्यादा जीएसटी देते हैं। मुझे थोड़ा अतरंगी तरीके से अगर चीजें याद करो तो रह जाती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी आपकी मर्जी। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये 5 स्टेट है जो बहुत ज्यादा जीएसटी देते हैं। ये अमाउंट एज सच आई होप सो कि इंस्टीट्यूट इतना नहीं तुमसे एक्सपेक्ट करता कि याद रखे। तो ये इतना जीएसटी उन्होंने कलेक्ट किया। एंड ये सारा जो गवर्नमेंट एंड एक और आर्टिकल का व्हाट यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसका अथॉरिटी दिया है। 292 एंड 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है बोरोइंग्स के बारे में, जो कि इंडिया बोरो करेगा या तो स्टेट। सो बेसिकली 292 में जो बोरोइंग किया जाता है वो यूनियन से, यानी कि सेंट्रल लेवल पर बोरोइंग होता है, एंड 293 स्टेट लेवल पर बोरोइंग होता है। तो ये बेसिकली बोरोइंग के बारे में बात कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। यूनिट, बेसिकली नॉट चैप्टर बट यूनिट, यस, यूनिट कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन थोड़ा सा कि आपको ये पूरा वीडियो कैसे लगा। जितना मैंने हाईलाइट करवाया है, जितना मैंने लिखवाया था, चार्ट जो दिए थे, आप सिर्फ उतना करके जाना। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एमसीक्यू एग्जामिनेशन। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।